Assalamu alaikum students. My name is Umar Farouk and I am your computer teacher. Students, today's our lecture is about question answers of chapter number 6. First question is describe the steps involving changing row height. Okay, how we can change row height in MS Excel or a spreadsheet. Okay, तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली हमें इसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं और वो कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले आपने रो नंबर, जो भी रो है उसका नंबर पे जाना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर एक है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर मल्टीपल्स है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और फिर आपने क्या करना है जी, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड थिंग इज सिलेक्ट रो हाइट। एक ऑप्शन होगा जिसका नाम क्या है, रो हाइट, फॉर्मेट बटन पे। और जब आप ये प्रेस कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे एंटर करेंगे हाइट कि कितनी हाइट आपने जो है उसको देनी है, जो सेट करनी है, तो वो करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपने रो जितनी भी है उसको सिलेक्ट करना है, आइदर वन और मोर। उसके बाद आपने रो हाइट को सिलेक्ट करना है फॉर्मेट बटन के ऊपर, जो कि आपको होम टैब पे मिलेगा, होम बटन पे मिलेगा। उसके बाद आपने उसमें एंटर करनी है हाइट और उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। तो आपकी जो भी हाइट है वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो पहले हाइट थी वो और अब जो हाइट है वो चेंज हो जाएंगी। ओके, अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। सपोज ये है, अब मैंने रो को सिलेक्ट किया, ये 5, इसका जो है मैंने हाइट चेंज करनी है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, होम बटन के ऊपर, यहाँ पे हमें फॉर्मेट मिलेगा। वहाँ पे देखें जी, ये लिखा हुआ है रो हाइट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो उसने शो कर दिया कि इसका हाइट 15 है। तो मैं कितना करता हूँ, सपोज 25 किया, ओके किया, तो ये देखें इसका साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो की जो हाइट है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑटो फिट सिलेक्शन फीचर। ऑटो फिट सिलेक्शन फीचर क्या होता है? द ऑटो फिट सिलेक्शन फीचर इनेबल अस टू इंक्रीज और डिक्रीज द कॉलम विथ। आपने जब डाटा एंटर करना है तो जो सेल है उसका जो विथ है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, जैसे जैसे आप उसमें डाटा एंटर करते जाएंगे। ओके, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि डाटा कम्प्लीटली फिल्स अ कॉलम एंड देयर इज़ नो वेस्ट ऑफ स्पेस। कि आप जब भी डाटा एंटर करेंगे तो उसी के लिहाज से सेल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो आपका जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट मींस मेमोरी वेस्ट नहीं होगी बेसिकली। कि आप सेल अगर ज़्यादा बड़ा बना देंगे और डाटा आपका थोड़ा है तो आपकी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो गई। अगर आपने सेल छोटा बना दिया, डाटा ज़्यादा था, फिर भी आपका जो डाटा है वो पूरा ही नहीं आ रहा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑटो फिट सिलेक्शन फीचर यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। अब हम इसको देखने लगे हैं प्रैक्टिकली। कोई भी हम पहले कॉलम या रो को देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कॉलम है नीचे, इसमें मैं डाटा लिख रहा हूँ, सपोज अपना नाम लिखता हूँ उमर फारूक। ओके, इस पे नाम लिखा मैंने, लेकिन आप गौर करें ये एक सेल में पूरा नहीं आ रहा, ये एक सेल से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉलम पे जाऊँगा, उसके बाद अगेन फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विथ। जैसे मैंने किया तो देखें इसने कॉलम को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैंने डाटा एंटर करना हो यहाँ पे सेल के अंदर और रो को एडजस्ट करना हो, तो हम रो पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ऑटो फिट रो हाइट, तो ये हम कर देंगे। इससे हमारी रो भी सेट होगी और कॉलम भी सेट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटो सेट। ओके, तो इससे हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होगी, वो अच्छे से यूज़ हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है व्हाट इज फॉर्मूला, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो फार्मूला बेसिकली एक एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन होता है कि हम दो वैल्यूज़ को किस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने स्टार्ट से लेके जो है यहाँ तक याद कर लेनी है, कैलकुलेशंस तक। उसके बाद उसमें डिफरेंट जो हैं चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रैकेट्स आती हैं, सिंबल्स आते हैं और रेफरेंस है और ये फंक्शन वगैरह हैं। ये चीज़ें सारी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, तो अगर सिंपल आपको क्वेश्चन आता है,
शॉर्ट में कि व्हाट इज फॉर्मूला, तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बाकी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग में आता तो फिर आपको सारा लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट्स क्या होती हैं? ओके, ब्रैकेट्स में अभी आपको दिखाता हूँ। ब्रैकेट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं रेंज डिफाइन करने के लिए। रेंज जो होती है किसी चीज़ की डिफाइन करनी हो तो हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं कि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, दिस सिंबल इज डिवाइड, दिस सिंबल यूज फॉर पावर, दिस सिंबल इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल। ये सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। फिर सेल रेफरेंस क्या होता है? जब मैंने किसी चीज़ पे एक्शन परफॉर्म करना होता है तो हम उसका रेफरेंस देते हैं कि ये वैल्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप ऐड कर दो। तो हम इस तरह से रेंज बताएंगे, फर्स्ट वैल्यू, देन कॉलन, देन लास्ट वैल्यू। ये सारी चीज़ें हम करके देखते हैं। ये फिर हमारे पास फंक्शंस आते हैं जो कि प्री रिटन फार्मूलाज होते हैं। मतलब फार्मूला तो है लेकिन पहले से बना हुआ है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, खुद ही कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। जस्ट लाइक सम, एवरेज, मीन, मैक्स, इस तरह की चीज़ें अगर हमने करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? फंक्शन। वैल्यूज़ में क्या क्या आता है? न्यूमेरिकल डाटा, जैसे 10 न्यूमेरिकल डाटा है, 5.4 न्यूमेरिकल डाटा है जो कि नंबर से निकला हुआ है। ओके, और टेक्स्ट में क्या आता है? जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, जैसे नेम है सिटी का, किसी का नेम है, इस तरह की चीज़ें किस में आती हैं? ये टेक्स्ट के अंदर आती हैं। ओके, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसे हम एक्सेल में आते हैं, हमारे पास कोई सपोज डाटा है 3 एंड 5 एंड 7। अब इसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे करना है, इज इक्वल टू किया मैंने, और इस चीज़ को ऐड करना था, प्लस इसको ऐड करना था, प्लस इसको ऐड करना था, प्लस एंटर किया है, तो ये एक मैंने इज प्लस ज़्यादा डाल दिया। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास आंसर क्या आ गया? एडिशन का आंसर आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने यूज़ किया ये फॉर्मूला था, जब यहाँ पे यूज़ करूँगा तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू सम, सबसे पहले पहली वैल्यू, उसके बाद कॉलन, उसके बाद आखिरी वैल्यू। तो ये होता है रेंज बताना कि F12 से लेके, मतलब यहाँ से लेके मुझे कहाँ तक? 14 तक ऐड करना है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए आंसर अगेन 15 ही आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो हमने लगाया था, ये देखें, ये था हमारे पास फॉर्मूला। और ब्रैकेट्स किस लिए लगाई थी? रेंज, ये रेंज डिफाइन करने के लिए। ओके, तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपका। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इसके फंक्शन से। अभी जो फंक्शन देखा उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेज सबसे पहले ये है कि हमें बार बार डाटा एंटर नहीं करना पड़ेगा, लेंथी फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा था फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू। इसी तरह मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज होंगी, मुझे एक एक लिखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया था? जस्ट फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू लिखी थी। तो ये ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मूला। उसके बाद दे इनेबल अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन और लार्ज रेंज ऑफ सेल। जितने मर्जी सेल हमारे पास हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू बतानी है, बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और हमें कोई ऑपरेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, मुझे प्लस बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए इधर किया हुआ उसने, B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4, बार बार प्लस लिखा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सम, और स्टार्टिंग वाली B4 है, कॉलन, लास्ट वैल्यू क्या है? F4। ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। लास्ट चीज़ है चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली जब हम डाटा प्रेजेंट करते हैं विजुअल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और अट्रैक्टिव होता है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के चार्ट्स होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, लाइन एक हमारे पास चार्ट है, बार है, डायग्राम है, जिसके थ्रू हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करना पिक्चर की फॉर्म में ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू जो टेक्स्ट लिखा होता है। तो चार्ट्स आल्सो अलाउ पीपल टू फॉर्म अ जेनेरिक जनरल आइडिया अबाउट द डाटा। हम किसी चीज़ के बारे में जनरल आइडिया दे सकते हैं विदाउट हैविंग टू रीड अ लॉट ऑफ डाटा। बहुत ज़्यादा डाटा हमने पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एक ग्राफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। दे हेल्प अस टू नो वेदर डाटा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। तो हम ग्राफ पे देखेंगे अच्छा हमारा ये वैल्यू ज़्यादा हो रही है या यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, तो हम इजीली ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे टेक्स्ट की फॉर्म में देखना चाहें तो हमें पूरा पूरा देखना पड़ेगा, और जो कि टाइम टेकिंग हुआ। बट ये जो ग्राफ होता है वो टाइम टेकिंग नहीं होता, वो ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, इसको अपने अच्छे से याद कर लेना है।
और कोई कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी बताएं ताकि हम इस क्वेरी को रिमूव कर सकें।